जानते हैं कि न्यू लेबर कोड्स के आने से आपकी इन हैंड सैलरी और रिटायरमेंट कॉर्पस दोनों में एक फंडामेंटल शिफ्ट आने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेच्युटी की, एक ऐसा बेनिफिट जो सिर्फ थैंक यू नोट नहीं बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म लॉयल्टी का फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। लेकिन न्यू लेबर कोड्स के तहत ग्रेच्युटी के रूल्स, कैलकुलेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह बदलने वाले हैं। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो ये चेंजेस आपकी कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो ये नए रूल्स आपके फ्यूचर पे आउट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। नमस्कार और स्वागत है इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में, जहां हम डिकोड करेंगे ग्रेच्युटी के नए लॉज, 50% रूल का गणित और वो सब कुछ जो प्रोफेशनल्स को पता होना जरूरी है। ग्रेच्युटी सरल शब्दों में एक लमसम पेमेंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उनकी कंटिन्यूअस सर्विस के बदले देता है। ये आपके कॉम्पेंसेशन पैकेज का एक क्रिटिकल हिस्सा है, एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जो जॉब छोड़ने पर या रिटायरमेंट पर मिलता है। लेकिन इंडिया का रेगुलेटरी लैंडस्केप अब बदल रहा है। गवर्नमेंट ने मल्टीपल सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 नए लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इनमें से सबसे सिग्निफिकेंट चेंजेस ग्रेच्युटी और वेजेस की डेफिनेशन को लेकर है। डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के मुताबिक इन नई प्रोविजंस की एनफोर्समेंट डेट नवंबर 21, 2025 निर्धारित की गई है। इस तारीख से ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का तरीका और एलिजिबिलिटी के मायने दोनों बदल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टेक्निकलिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप लीगली कंप्लायंट रहें और अपने फाइनेंशियल राइट्स को समझ सके। सबसे पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन टिकी होती है, यानी वेजेस। पहले अलग अलग लॉज में वेजेस की डेफिनेशंस अलग होती थी, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता था। लेकिन नए लेबर कोड्स के अंडर अब एक सिंगल यूनिफाइड डेफिनेशन है। इस नई डेफिनेशन के मुताबिक वेजेस में 3 कोर कंपोनेंट्स हमेशा शामिल होंगे: बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस अगर कोई है तो। ध्यान दीजिए, इसमें हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, बोनस, ईसॉप्स या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स शामिल नहीं होते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे हम 50% रूल कहते हैं। ये रूल गेम चेंजर है। समझते हैं कि ये 50% रूल क्या है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपके टोटल अलाउंसेस जैसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस एक्सेट्रा आपके टोटल रिम्यूनरेशन का 50% से ज्यादा है तो वो एक्सेस अमाउंट आपकी वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। चलिए इसे एक वेरीफाइड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की टोटल मंथली सैलरी 70,000 रुपीज है, उनका बेसिक पे और डीए मिलाकर 30,000 रुपीज है और बाकी अदर अलाउंसेस 40,000 रुपीज है। नए रूल के हिसाब से टोटल रेम्यूनरेशन का 50% हुआ 35,000 रुपीज, लेकिन यहाँ अदर अलाउंसेस 40,000 रुपीज है जो कि 50% लिमिट से 5,000 रुपीज ज्यादा है। तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए आपकी वेज सिर्फ बेसिक और डीए वाली 30,000 रुपीज नहीं रहेगी, उसमें ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज जुड़ जाएंगे और नई वेज बन जाएगी 35,000 रुपीज। इसका सीधा असर ये होगा कि आपका ग्रेच्युटी बेस बढ़ जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली आपका पे आउट भी बड़ा होगा। इस कैलकुलेशन में ध्यान रखें कि ग्रेच्युटी और रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन को अलाउंसेस की लिस्ट से बाहर रखा गया है। साथ ही सेक्शन 2Y के तहत लीव एनकैशमेंट को भी अलाउंसेस का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब सवाल आता है, ग्रेच्युटी मिलती कब है? क्या 5 साल काम करना जरूरी है? जनरल रूल आज भी वही है। ग्रेच्युटी पाने के लिए एम्प्लॉय को 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट करनी होती है। ये लॉयल्टी का रिवॉर्ड है। लेकिन नई कोड्स ने कुछ क्रिटिकल एक्सेप्शंस दिए हैं जहां ये 5 इयर्स का रूल अप्लाई नहीं होता। आपको ग्रेच्युटी मिलेगी चाहे सर्विस ड्यूरेशन कम ही क्यों ना हो। अगर डेथ और डिसेबलमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है या वो किसी एक्सीडेंट या डिजीज की वजह से डिसेबल हो जाते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या फिक्स टर्म एम्प्लॉय है तो आपकी ग्रेच्युटी प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेट होगी, चाहे आपने 5 साल कंप्लीट किए हो या नहीं। ट्रिगर्स फॉर पेमेंट सिंपल है: टर्मिनेशन, रिटायरमेंट यानी सुपर एन्युएशन, रेजिग्नेशन, डेथ, डिसेबलमेंट या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। आपका ग्रेच्युटी अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज के लिए फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है: 15 डेज ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपने 6 महीने से ज्यादा काम किया है किसी साल में तो उसे पूरा 1 साल काउंट किया जाएगा। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट ड्रॉन वेजेस पर बेस्ड होती है। करंट नोटिफिकेशन के हिसाब से ग्रेच्युटी का मैक्सिमम कैप 20 लाख रुपीज है, लेकिन सभी एम्प्लॉयज स्टैंडर्ड नहीं होते। स्पेशल केसेस के लिए रूल्स अलग है। सीजनल एम्प्लॉयज, इनके लिए ग्रेच्युटी हर सीजन के लिए 7 डेज ऑफ वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट होती है। पीस रेटेड एम्प्लॉइज, इनका वेज डेली बेसिस पर निकाला जाता है, पिछले 3 महीने की टोटल अर्निंग्स का एवरेज लेकर, ओवर टाइम को छोड़कर। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, इन्हें प्रो राटा बेसिस पर पेमेंट मिलती है डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल टेन्योर सर्व्ड। एक और इंपॉर्टेंट सिनेरियो है डिसेबलमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय डिसेबलमेंट के बाद रिड्यूस्ड वेजेस पर री एम्प्लॉय होता है तो उनकी ग्रेच्युटी 2 हिस्सों में कैलकुलेट होगी। पहला हिस्सा डिसेबलमेंट से पहले वाली वेजेस पर और दूसरा हिस्सा डिसेबलमेंट के बाद वाली रिड्यूस्ड वेजेस पर। ग्रेच्युटी के अलावा OSH एंड WC कोड यानी ऑक्यूपेशनल
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में भी कुछ चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले वर्कर की डेफिनेशन। अगर कोई पर्सन सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है और उनकी सैलरी 18,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा है तो वो लीगल डेफिनेशन के हिसाब से वर्कर नहीं माने जाएंगे। दूसरा, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक नया बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया गया है। एम्प्लॉयर को अब लीगली बाउंड किया गया है कि वो माइग्रेंट वर्कर्स को साल में एक बार उनके नेटिव प्लेस आने जाने के लिए जर्नी अलाउंस पे करे। ये एक बड़ा सोशल सिक्योरिटी स्टेप है। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अब कोर एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूज नहीं कर सकते जब तक कि वो एक्टिविटी ऑर्डिनरीली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ना होती हो या वो इंटरमिटेंट नेचर की ना हो। तो इन सब टेक्निकल चेंजेस का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक वार्निंग बेल है। जो 50% रूल हमने डिस्कस किया वो सीधा आपके सीटीसी स्ट्रक्चर को हिट करेगा। अगर आपके अलाउंसेस ज्यादा है तो आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चरिंग को रिव्यू करना पड़ेगा। ग्रेच्युटी लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि कंपनीज को अपनी बैलेंस शीट्स में ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को इमीडिएट कॉम्पेंसेशन ऑडिट और फाइनेंस टीम्स को एक्चुअरियल वैल्यूएशन शुरू कर देनी चाहिए ताकि नवंबर 2025 तक कोई फाइनेंशियल शॉक न लगे। एम्प्लॉइज के लिए ये नए कोड्स एम्पावरमेंट लेकर आ रहे हैं, खासकर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए जो पहले ग्रेच्युटी से वंचित रह जाते थे क्योंकि वो 5 साल पूरे नहीं कर पाते थे। अब उन्हें उनके काम का हक मिलेगा प्रो राटा बेसिस पर। एक और जरूरी बात, बेटर टर्म्स का अधिकार। लॉ कहता है कि ये नए रूल्स मिनिमम स्टैंडर्ड है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अवार्ड या अग्रीमेंट में ग्रेच्युटी की टर्म्स इससे बेहतर है तो वही बेहतर टर्म्स मानी जाएंगी। नया लॉ आपकी एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स को कम नहीं कर सकता। अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और नॉमिनी माइनर यानी नाबालिग है तो लॉ कहता है कि वो पैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट होगा। वो अथॉरिटी इस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करेगी ताकि जब वो बच्चा अडल्ट हो तब उसे वो पैसा मिल सके। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि ये बदलाव सिर्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट नहीं है, ये एक एवोल्यूशन है हमारे वर्क कल्चर का और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का। याद रखिए 3 मुख्य बातें। यूनिफाइड वेजेस, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस ही अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 50% रूल, अलाउंसेस को लिमिट में रखना जरूरी है वरना स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बढ़ेगी। एक्सपैंडेड एलिजिबिलिटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज अब ग्रेच्युटी नेटवर्क के अंदर आ गए हैं। नवंबर 21, 2025 दूर लग सकता है लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये वक्त अभी से शुरू होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको एम्पावर्ड फील कराएगी। लॉ को समझना सिर्फ वकीलों का काम नहीं बल्कि हर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहिए और सूचित रहिए। नमस्कार। नमस्कार। भारतीय कॉर्पोरेट और लीगल लैंडस्केप में अक्सर ऐसे बदलाव आते हैं जो सिर्फ नियम नहीं बदलते बल्कि काम करने के तरीके को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 एक ऐसा ही लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। क्या आप जानते हैं कि पुराने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट के खत्म होने से अब एक टेम्पररी डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर एक हाई लेवल कंसल्टेंट तक सब एक ही यूनिवर्सल वेज प्रोटेक्शन के दायरे में आ चुके हैं? आज हम बात करेंगे उस कानून की जो सिर्फ कंप्लायंस नहीं बल्कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट का भविष्य तय कर रहा है। कोड ऑन वेजेस 2019 का मुख्य उद्देश्य भारत में वेज स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करना और उन्हें यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाना है। ये कोड 4 पुराने लेबर लॉज को अमेलगमेट करके एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब मिनिमम वेज का अधिकार सिर्फ कुछ चुने हुए इंडस्ट्रीज या जॉब रोल्स तक सीमित नहीं रहा। चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये कोड हर उस एम्प्लॉय के लिए रेलेवेंट है जो किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम, कैजुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आज के इस गहरी विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे ये नए प्रावधान एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटीज और एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स को रीडिफाइन करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है यूनिवर्सैलिटी ऑफ एप्लीकेशन। पहले हम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट पर निर्भर थे, जहां सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को ही मिनिमम वेजेस का प्रोटेक्शन मिलता था। कोड ऑन वेजेस 2019 ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब हर एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर और कैटेगरी मिनिमम वेज प्रोविजंस के अंडर कवर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं तो वो भी अब इस कोड के अंतर्गत मिनिमम वेज बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। ये लॉ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स पर समान रूप से लागू होता है। इस नए फ्रेमवर्क में फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट एक गेम चेंजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल फ्लोर वेज निर्धारित करती है जो एक बेसलाइन या आधार का काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जुरिस्डिक्शन में मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मिनिमम वेज रेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए फ्लोर वेज से नीचे फिक्स नहीं कर सकती। और यदि किसी स्टेट की एग्जिस्टिंग मिनिमम वेजेस पहले से ही फ्लोर वेज से अधिक है तो स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट उन्हें घटा नहीं सकती। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि वेजेस का स्टैंडर्ड कभी भी एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरे। ये फिक्सेशन आर्बिट्रेरी नहीं होती। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के प्रतिनिधियों के साथ कंसल्टेशन के बाद ही इन वेजेस को निर्धारित करती है, जो इस प्रोसेस को फेयर और बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं वेजेस की डेफिनेशन की, जो अक्सर कंफ्यूजन का विषय रहती है। कोड ऑन वेजेस ने वेजेस की डेफिनेशन को ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म बनाया है। कई बार एम्प्लॉयर्स अलाउंसेस के नाम पर बेसिक वेज को कम रखते थे ताकि पीएफ और ग्रेचुटी का बर्डन कम हो। नए कोड के अनुसार अगर अलाउंसेस जैसे एचआरए, कन्वेंस वगैरह टोटल रेम्यूनरेशन के एक फिक्स्ड परसेंटेज, जो आमतौर पर 50% माना जाता है, से अधिक हो जाते हैं तो उस एक्सेस अमाउंट को वेजेस में एड बैक किया जाएगा। इसका प्रभाव ये होगा कि एम्प्लॉयज का पीएफ, ग्रेचुटी और बोनस कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हालांकि से टेक होम सैलरी में स्लाइट एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। एम्प्लॉयर्स के लिए डिडक्शंस या कटौती पर ध्यान देना अनिवार्य है। कोड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एम्प्लॉय की वेजेस से टोटल डिडक्शंस 50% से अधिक नहीं हो सकती। पहले के नियमों में, खासकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में, ये लिमिट 75% तक होती थी, लेकिन अब एम्प्लॉय की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इस कैप को यूनिफॉर्म और प्रोटेक्टिव बनाते हुए 50% पर फिक्स किया गया है। इसी तरह बोनस और ओवरटाइम के प्रावधान भी बहुत स्पष्ट है। एक कॉमन मिथ यह है कि डेली वेज वर्कर्स या टेम्पररी स्टाफ बोनस के हकदार नहीं होते। कोड इसे पूरी तरह खारिज करता है। कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो डेली वेजर ही क्यों ना हो, अगर उसने एक अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम किया है और वो प्रिस्क्राइब्ड वेज सीलिंग के अंदर आता है, तो वो बोनस का हकदार है। ओवरटाइम के मामले में कोड वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय का शोषण हो। अगर कोई एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम रेट मिलना अनिवार्य है, जो कि नॉर्मल वेज रेट से दुगना यानी ट्वाइस होने चाहिए। एक और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो इस कोड को हिस्टोरिक बनाता है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कोड स्पष्ट रूप से कहता है कि एम्प्लॉयर्स जेंडर के आधार पर वेजेस, रिक्रूटमेंट या कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोड में जेंडर की डेफिनेशन में ट्रांसजेंडर पर्संस को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया है। ये कॉर्पोरेट इंडिया में इंक्लूसिविटी की तरफ एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। कंप्लायंस और एन्फोर्समेंट का ढांचा भी अब बदल चुका है। पहले जो इंस्पेक्टर होते थे, अब उनका रोल बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गया है। इसका अर्थ यह है कि उनका काम सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस में गाइड करना और एम्प्लॉयज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून नरम हो गया है। पेनल्टीज का स्ट्रक्चर डिटरेंट है। अगर किसी एम्प्लॉयर से पहली बार कोई चूक होती है तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का ऑप्शन उपलब्ध है, जहां वो फाइन भरकर केस सेटल कर सकते हैं। लेकिन यदि वही ऑफेंस 5 साल के भीतर दोबारा रिपीट होता है तो कंपाउंडिंग का ऑप्शन खत्म हो जाता है। रिपीट ऑफेंस के लिए 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट, भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि एम्प्लॉयर्स लिटिगेशन से बचे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से न भागे। कोड ऑन वेजेस 2019 सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह समझना जरूरी है कि कंप्लायंस अब टिक बॉक्स एक्टिविटी नहीं रही। यूनिवर्सल कवरेज, वेज डेफिनेशन में ट्रांसपेरेंसी और इक्वल रेम्यूनरेशन जैसे प्रावधान ये डिमांड करते हैं कि हम अपने एचआर पॉलिसीज, पेरोल स्ट्रक्चर्स और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से रिव्यू करें। जब हम इन बदलावों को अपनाते हैं तो हम सिर्फ पेनल्टी से नहीं बचते, बल्कि एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और जहां हर एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रोल में हो, सम्मान और सुरक्षा महसूस करता है। लॉन्ग टर्म में यही चीजें एम्प्लॉय रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी और कॉर्पोरेट रेप्यूटेशन को डिफाइन करती है। अंत में कोड ऑन वेजेस 2019 एक सशक्त और संतुलित भारत की नींव रखता है। एक ऐसा सिस्टम जहां वेजेस आर्बिट्रेरी नहीं बल्कि साइंटिफिक है, जहां डिडक्शंस मनमाने नहीं बल्कि रेगुलेटेड है और जहां कानून सिर्फ डंडा नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। एज प्रोफेशनल्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस हमारा कर्तव्य है कि हम इन प्रावधानों को न सिर्फ समझें बल्कि उन्हें उनकी मूल भावना यानी लेटर एंड स्पिरिट में लागू करें, क्योंकि अंततः एक सुरक्षित और संतुष्ट वर्कफोर्स ही एक सफल बिजनेस और एक प्रगतिशील राष्ट्र का सबसे बड़ा एसेट होती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज के बदलते हुए कॉर्पोरेट और लीगल लैंडस्केप में एक सवाल हर एम्प्लॉयर, हर एचआर प्रोफेशनल और हर एम्प्लॉय के मन में है। क्या इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा? मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं। कहा जा रहा है कि हायर एंड फायर अब लीगल हो गया है या फिर वर्कर्स का राइट टू स्ट्राइक खत्म कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सच है या फिर रियलिटी कुछ और ही है?
आज हम इन लॉज को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझेंगे। वी विल डीकोड द ट्रूथ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द ऑफिशियल लीगल टेक्स्ट एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये कोड इंडिया के लेबर लॉ रिफॉर्म्स का एक सेंट्रल पिलर है। इसने 3 पुराने और बड़े एक्ट्स को रिप्लेस और कंसोलिडेट किया है। द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इस कंसोलिडेशन का मकसद सिर्फ लॉज को छोटा करना नहीं था, बल्कि आज की इकोनॉमी के हिसाब से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस को स्ट्रीमलाइन करना था। इस प्रेजेंटेशन में हम हर उस एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। स्ट्राइक्स के नए रूल्स, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, रिट्रेंचमेंट के थ्रेशहोल्ड्स और वो नए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड एनालिसिस को। ट्रेड यूनियंस एंड नेगोशिएटिंग पावर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड यूनियंस की। एक कॉमन डर या मिथ फैला हुआ है कि नए कोड के अंडर वर्कर्स का यूनियन फॉर्म करने का राइट छीन लिया गया है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बिल्कुल गलत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और आईआर कोड के चैप्टर 3 के मुताबिक प्रोविजंस रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस हैव बीन कंप्लीटली रिटेन्ड। वर्कर्स का ऑर्गेनाइज होने का फंडामेंटल राइट सुरक्षित है। लेकिन एक मेजर अपग्रेड जरूर आया है। कोड ने ट्रेड यूनियंस को अब स्टैट्यूटरी बैकिंग भी है इन द फॉर्म ऑफ अ नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल। इसका मतलब क्या है? पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफन एड हॉक होती थी। अब अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में मल्टीपल यूनियंस हैं, तो लॉ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट किसके साथ नेगोशिएट करेगी। ये वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर को वीकन नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। द राइट टू स्ट्राइक, रूल्स एंड नोटिसेस। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, स्ट्राइक्स। क्या स्ट्राइक्स को बैन कर दिया गया है? द आंसर इज अ बिग नो। द राइट टू स्ट्राइक रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसे समझना हर एचआर और यूनियन लीडर के लिए क्रिटिकल है। अंडर द आईआर कोड 2020 अब वर्कर्स को स्ट्राइक पर जाने से पहले एक मैंडेटरी 14 डे नोटिस देना होगा। पहले ये स्ट्रिक्ट नोटिस पीरियड प्राइमरीली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे पानी बिजली सप्लाई के लिए था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इस 14 डे नोटिस का लॉजिक क्या है? इसका मकसद स्ट्राइक को रोकना नहीं है, बल्कि स्ट्राइक शुरू होने से पहले कंसिलिएशन का मौका देना है। जैसे ही स्ट्राइक नोटिस दिया जाता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंपलसरी हो जाती हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है, डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन बातचीत से हो, ना कि काम रोककर। नोट कीजिए, स्ट्राइक पर जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस नोटिस पीरियड सर्व करना मैंडेटरी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, अ गेम चेंजर। कॉर्पोरेट हायरिंग के लिए सबसे सिग्निफिकेंट चेंज है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी एफटीई। ऑफन एफटीई को कंट्रैक्चुअलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आईआर कोड ने इसे पूरी तरह फॉर्मलाइज कर दिया है। अब एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय को वही सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। इसमें शामिल है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई, मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर्स और कंडीशंस में इक्वालिटी और सबसे बड़ी बात ग्रेचुइटी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ट्रेडिशनली ग्रेचुइटी 5 साल की सर्विस के बाद मिलती थी, लेकिन कोड ने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज के लिए इसे बदल दिया है। अब बस 1 साल की सर्विस कंप्लीट करने पर ही वो ग्रेचुइटी के हकदार होंगे ऑन अ प्रो राटा बेसिस। एफटीईज को अब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉयर से मिलेगा, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। दिस एनहांसेस देयर डिग्निटी एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर दैट टेन्योर। रिट्रेंचमेंट, क्लोजर एंड द 300 थ्रेशहोल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे वो प्रोविजन जिस पर शायद सबसे ज्यादा डिबेट हुई है, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के रूल्स। पहले फैक्ट्रीज जिनमें 100 वर्कर्स से ज्यादा थे, उन्हें ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। आईआर कोड 2020 ने इस थ्रेशहोल्ड को बढ़ाकर 300 वर्कर्स कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट में 300 वर्कर्स से कम वर्कर्स हैं, तो आपको ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन, और इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हायर एंड फायर की छूट मिल गई है। इवन फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स विद लेस देन 300 वर्कर्स, 2 चीजें अब भी मैंडेटरी हैं। वर्कर को 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना या नोटिस के बदले पेमेंट देना, और हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 15 डेज की एवरेज पे एज रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देना। और अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट में 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, तो आपको प्रायर परमिशन लेनी ही होगी। सो द मिथ दैट जॉब सिक्योरिटी इज गॉन इज लीगली इनकरेक्ट। सेफ्टी नेट्स अब भी वही हैं। रीस्किलिंग फंड, अ न्यू कॉन्सेप्ट।
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वेलफेयर को बैलेंस करने के लिए कोड ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, द रीस्किलिंग फंड। अगर किसी वर्कर को रिट्रेंच किया जाता है तो एम्प्लॉयर को उस वर्कर के लिए रीस्किलिंग फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। ये अमाउंट वर्कर की लास्ट ड्रॉन वेजेस के 15 दिन के बराबर होगा। ये फंड सीधा वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ताकि वो नए स्किल्स सीख सके और जल्द ही नई जॉब पा सके। दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी। जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो जस्टिस मिलने में सालों लग जाते थे। आईआर कोड ने इस सिस्टम को ओवरहॉल किया है। अब लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके एक सिंप्लीफाइड 2-tier ट्राइब्यूनल सिस्टम लाया गया है। एक मेजर चेंज ये है कि अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में सिर्फ एक मेंबर नहीं बल्कि 2 मेंबर्स होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर। इसका सीधा फायदा ये होगा कि केसेस की हियरिंग फास्ट होगी और डिस्पोजल रेट बढ़ेगा। कंसिलिएशन प्रोसेस को भी डिजिटल और टाइम बाउंड बनाया गया है ताकि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स की नौबत ही ना आए। एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ वर्कर। कौन है एक वर्कर? पहले सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज और जर्नलिस्ट्स की डेफिनेशन में कुछ एम्बिग्विटी थी। आईआर कोड ने इसे क्लियर कर दिया है। अब वर्किंग जर्नलिस्ट्स जो न्यूज़पेपर या एजेंसीज में हैं और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज को एक्सप्लिसिटली वर्कर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें भी अब लेबर लॉज के अंडर वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो बाकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलती है। बाईपार्टाइट फोरम्स एंड कंप्लायंस। इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कोड ने बाईपार्टाइट फोरम्स पर जोर दिया है। हर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का होना अनिवार्य है। इन कमिटीज में मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि छोटे मोटे झगड़े कोर्ट तक जाने के बजाय कंपनी के अंदर ही रिजॉल्व हो जाए। कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयर्स को ध्यान रखना होगा कि इन कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंटेड हो और इनकी मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल्स पर हो रही हों। अब जब हमने टेक्निकल प्रोविजंस को समझ लिया है, आइए बात करते हैं इसके डीपर इम्पैक्ट की। ये कोड सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। पहले हमारा लीगल फ्रेमवर्क कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर फोकस करता था, यानी जब झगड़ा हो जाए तो उसे कैसे सुलझाएं। आईआर कोड 2020 का फोकस डिस्प्यूट प्रिवेंशन और कोलैबोरेटिव रिलेशंस पर है। एम्प्लॉयर्स के लिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आता है। कंप्लायंस कम्प्लेक्सिटी कम हुई है, मल्टीपल फॉर्म्स और रिटर्न्स को सिंप्लीफाई किया गया है। 300 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड बढ़ाने से मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो मार्केट डिमांड के हिसाब से अपनी वर्कफोर्स को एडजस्ट कर सके बिना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए ये कोड डिग्निटी और सिक्योरिटी इंश्योर करता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ठेकेदार पर डिपेंड करता था, आज उसे कंपनी सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे रही है। उसे पीएफ मिल रहा है, ईएसआई मिल रहा है और ग्रेचुइटी भी। दिस इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड इन द वर्कर। ट्रेड यूनियंस के लिए भी एक नया दौर है। सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का कॉन्सेप्ट उन्हें मैनेजमेंट के बराबर लाकर खड़ा करता है। अब यूनियंस को अपनी स्ट्रेंथ नंबर्स में नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में दिखानी होगी। इस कोड का कोर मैसेज ये है कि इंडस्ट्री और वर्कर्स अलग नहीं है, दोनों एक ही सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वर्कर्स ग्रो करेंगे और अगर वर्कर्स सिक्योर होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कंप्लायंस की सीरियसनेस की। एक गलतफहमी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है पेनल्टीज का हट जाना। प्लीज करेक्ट दिस नोशन। पेनल्टीज को हटाया नहीं गया है बल्कि उन्हें रैशनलाइज और इंक्रीज किया गया है। नॉन कंप्लायंस अब महंगा पड़ सकता है। वायोलेशंस के लिए फाइनेंशियल पेनल्टीज को बढ़ाया गया है ताकि डेटरेंट क्रिएट हो सके। इसलिए कंप्लायंस अब ऑप्शनल नहीं बल्कि मिशन क्रिटिकल है। आइए आज के इस पूरे सेशन को समराइज करते हैं और कुछ की टेकअवेज नोट करते हैं जो आपको अपने प्रोफेशनल रोल में याद रखने चाहिए। हमने आज देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ने मिथ्स को तोड़कर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। राइट टू स्ट्राइक अभी भी वर्कर्स का फंडामेंटल टूल है, लेकिन 14 डे नोटिस पीरियड के साथ ताकि बातचीत का रास्ता पहले खुले। ट्रेड यूनियंस इनका रजिस्ट्रेशन और रोल इंटैक्ट है और नेगोशिएटिंग काउंसिल के थ्रू इन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। रिट्रेंचमेंट रूल्स में 300 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन नोटिस कॉम्पेंसेशन और रीस्किलिंग फंड वर्कर्स की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि एक लेजिटिमेट बेनिफिट रिच एम्प्लॉयमेंट मोड है जो परमानेंट एम्प्लॉइज के बराबर राइट्स देता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2 मेंबर ट्रिब्यूनल्स और कंपलसरी कंसिलिएशन से जस्टिस डिलीवरी फास्ट होगी। लेबर लॉज कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जिसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो आप जिस भी स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं वहां की स्पेसिफिक रूल्स को भी जरूर चेक करें। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि कोई भी कानून कागज पर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका असली असर उसके इंप्लीमेंटेशन में होता है। एम्प्लॉयर्स के लिए मेरी सलाह है, सिर्फ लीगल कंप्लायंस मत कीजिए, स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो कीजिए। बिल्ड ट्रस्ट विद योर एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज और यूनियंस के लिए नए अधिकार जो आपको मिले हैं जैसे नेगोशिएटिंग काउंसिल और ग्रीवेंस कमिटीज, इनका सही और कंस्ट्रक्टिव उपयोग कीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 हमें एक मौका देता है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का जहां बिजनेस ग्रोथ और सोशल जस्टिस साथ साथ चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कंप्लायंट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लेट्स बिल्ड अ बेटर वर्क प्लेस टुगेदर। नमस्ते।
नमस्कार। वर्कप्लेस सेफ्टी ये सिर्फ एक टिक बॉक्स एक्टिविटी या लीगल कंप्लायंस नहीं है, ये हर एम्प्लॉय का मौलिक अधिकार है और हर एम्प्लॉयर की सबसे बड़ी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत के कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर के इतिहास का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ रेगुलेशंस को बदलने के लिए नहीं बल्कि इंडिया के वर्क कल्चर को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाया गया है। आज हम गहराई से समझेंगे द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को। ये कोड सिर्फ एक नया कानून नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए सेफ्टी, डिग्निटी और प्रोडक्टिविटी के नए स्टैंडर्ड सेट करता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे हम आमतौर पर OSH कोड कहते हैं, भारत सरकार द्वारा लाया गया एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य 13 पुराने और अलग अलग लेबर लॉज को एक सिंगल यूनिफाइड कोड में कंसोलिडेट करना है। इस कंसोलिडेशन का पर्पस लॉज को डाइल्यूट करना नहीं बल्कि उन्हें सिंप्लीफाई, हार्मोनाइज और मॉडर्नाइज करना है ताकि कंप्लायंस आसान हो और वर्कर प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ सके। इस कोड ने फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जैसे कई पुराने कानूनों को सबस्यूम किया है। इसका स्कोप बहुत विस्तृत है। ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक और IT कंपनी से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट्स तक हर उस एस्टैब्लिशमेंट पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं। इस कोड का विजन स्पष्ट है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर वेलफेयर एक साथ चल सके। अब हम इस कोड की सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एस्पेक्ट्स और प्रोविजंस का विस्तृत एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री की परिभाषा की, जो अक्सर कंफ्यूजन का विषय रहती है। OSH कोड के अंतर्गत फैक्ट्री की डेफिनेशन के लिए थ्रेशहोल्ड को बढ़ाया गया है। पहले जहां पावर के साथ 10 वर्कर्स और बिना पावर के 20 वर्कर्स पर फैक्ट्री एक्ट लगता था, अब इसे बढ़ाकर क्रमशः 20 वर्कर्स विद पावर और 40 वर्कर्स विदाउट पावर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस थ्रेशहोल्ड इंक्रीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छोटी यूनिट्स में सेफ्टी नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। OSH कोड स्पष्ट रूप से कहता है कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजंस हर उस एस्टैब्लिशमेंट पर मैंडेटरी हैं जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। यानी चाहे आपका एस्टैब्लिशमेंट टेक्निकली फैक्ट्री की डेफिनेशन में आए या ना आए, अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज हैं तो सेफ्टी कंप्लायंस आपकी नॉन नेगोशिएबल लायबिलिटी है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव कॉन्ट्रैक्ट लेबर के संदर्भ में है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेने के लिए जो थ्रेशहोल्ड पहले 20 वर्कर्स का था, उसे बढ़ाकर अब 50 वर्कर्स कर दिया गया है। ये बदलाव एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए किया गया है, परंतु यहाँ भी एम्प्लॉयर्स को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 50 से कम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होने पर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। OSH कोड ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी को और भी सुदृढ़ और स्पष्ट किया है। अब वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की नहीं बल्कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी। इसके अलावा कोड ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एम्पावर किया है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट पीरियड के बाद कॉन्ट्रैक्टर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिमांड कर सकते हैं, जो पहले अक्सर नहीं मिलता था। ये छोटा सा बदलाव वर्कर्स के करियर प्रोग्रेशन और उनकी प्रोफेशनल डिग्निटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वर्किंग आवर्स और ओवरटाइम के नियम भी इस कोड में स्पष्ट किए गए हैं ताकि एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स को 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह पर फिक्स किया गया है। हालांकि कोड कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके तहत डेली वर्किंग आवर्स को 12 घंटे तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना अनिवार्य है। पहला, वर्कर की एक्सप्लिसिट कंसेंट होनी चाहिए और दूसरा, 8 घंटे से ऊपर किए गए हर घंटे के काम के लिए वर्कर को ओवरटाइम का भुगतान करना होगा, जो कि उसके वेज रेट का 2 गुना यानी डबल होना चाहिए। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर वर्कर्स का शोषण ना हो। एक और क्रांतिकारी बदलाव जो ये कोड लाता है वो है महिला कर्मचारियों यानी वुमेन वर्कर्स के अधिकार। OSH कोड ने पुरानी बंदिशों को हटाने के लिए जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है। अब महिलाएं किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में और किसी भी प्रकार के काम में हिस्सा ले सकती हैं, चाहे वो हैजर्डस ऑक्यूपेशंस ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट्स में काम करने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए यहाँ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चेक पॉइंट्स हैं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट्स में बुलाने से पहले उनकी लिखित सहमति यानी रिटन कंसेंट लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही एम्प्लॉयर को उनकी सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के एडिक्वेट अरेंजमेंट्स करने होंगे। ये प्रोविजंस महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर साथ ही एम्प्लॉयर्स पर ड्यूटी ऑफ केयर का एक बड़ा दायित्व भी डालते हैं। OSH कोड 2020 ने इंक्लूसिविटी की दिशा में भी इतिहास रचा है। भारत के लेबर लॉ के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर वर्कर्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। कोड मैंडेट करता है कि एम्प्लॉयर्स को ट्रांसजेंडर एम्प्लॉइज के लिए अलग वॉशरूम्स, बेदिंग प्लेसेस और लॉकर रूम्स की सुविधा देनी होगी। ये कदम वर्क प्लेस पर सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कोड एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने की बात करता है, जहां
जहां माइग्रेंट वर्कर्स किसी भी समस्या के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। उनके बेनिफिट्स की पोर्टेबिलिटी पर भी जोर दिया गया है ताकि राज्य बदलने पर उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लैप्स ना हो। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल वर्कर्स जैसे कि स्टंटमैन और डबिंग आर्टिस्ट और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जैसे ड्राइवर्स को भी अब स्पष्ट रूप से इस कोड के प्रोटेक्शन अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है। कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट के ढंग में भी एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। पुरानी इंस्पेक्टर राज को खत्म करके अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नया रोल इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इंस्पेक्शंस रैंडम और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस नए अधिकारी का काम सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस मेंटेन करने में मदद करना भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून नर्म हो गया है। कोड ने पेनल्टीज को रैशनलाइज जरूर किया है। छोटी मोटी गलतियों के लिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की सुविधा है, लेकिन सीरियस सेफ्टी ब्रीचेस के लिए जहां वर्कर की जान को खतरा हो वहां पेनल्टीज बहुत सख्त है, जिसमें भारी जुर्माना और इम्प्रिजनमेंट दोनों शामिल है। लीव पॉलिसी में भी एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। पहले वर्कर्स को एनुअल लीव विद वेजेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए साल में 240 दिन काम करना पड़ता था। ओएश कोड ने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन को घटाकर 180 दिन कर दिया है। यानी अब अगर कोई वर्कर कैलेंडर ईयर में 180 दिन भी काम करता है तो वो अर्न्ड लीव का हकदार बन जाता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वालों को भी रेगुलर एम्प्लॉइज के बराबर ही बेनिफिट्स जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर, ग्रेच्युटी और एनुअल हेल्थ चेकअप्स मिलेंगे। ये सभी बदलाव दर्शाते हैं कि सरकार का फोकस अब एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी पर है। अब समय है कि हम इन टेक्निकल डिटेल से ऊपर उठकर इस कोड के कोर मैसेज और इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को समझें। एक एम्प्लॉयर या एचआर प्रोफेशनल के तौर पर आपको यह समझना होगा कि ओएस कोड सिर्फ रूल्स की एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, सिर्फ लीगल कंप्लायंस से मॉरल कमिटमेंट की तरफ। पहले कंप्लायंस का मतलब होता था सिर्फ रजिस्टर्स मेंटेन करना और रिटर्न्स फाइल करना। आज ओएस कोड के तहत कंप्लायंस का मतलब है एक सेफ वर्क कल्चर क्रिएट करना। जब कानून कहता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जिम्मेदार है, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बदल रहा है। अब आप आउटसोर्सिंग करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इस कोड का सबसे बड़ा संदेश है यूनिवर्सल ड्यूटी ऑफ केयर। चाहे आप 10 लोगों की छोटी फर्म चला रहे हो या 10,000 लोगों की मल्टीनेशनल कंपनी, वर्कर की सेफ्टी आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेनल्टीज का रैशनलाइजेशन ये दर्शाता है कि कानून व्यापार में बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन सेफ्टी के साथ समझौता भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि सरकार अब पुलिसिंग की जगह पार्टनरशिप चाहती है, लेकिन शर्त यही है कि आपकी नीयत साफ हो और सिस्टम्स रोबस्ट हो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को अब प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। अपने इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करें, सेफ्टी ऑफिसर्स की नियमिती करें और इंश्योर करें कि हर वर्कर, चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल, सुरक्षित महसूस करे। ये बदलाव सिर्फ लीगल रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी क्रिटिकल है। एक सेफ वर्कप्लेस ही प्रोडक्टिव वर्कप्लेस होता है। जब एम्प्लॉइज, विशेषकर महिलाएं और माइग्रेंट वर्कर्स, ये देखते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेफ्टी और डिग्निटी के लिए इतनी प्रतिबद्ध है, तो उनका मोरल और लॉयल्टी बढ़ती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सेपरेट फैसिलिटीज का होना सिर्फ कानूनी पालन नहीं, बल्कि एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव ब्रांड इमेज बनाने का मौका है। अंततः ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को हमें एक नए लेंस से देखने की जरूरत है। ये कोड 13 पुराने कानूनों का सिर्फ मिश्रण नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंडिया की एक नई तस्वीर है। एक ऐसा भारत जहां औद्योगिक विकास और मानवाधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। इस कोड के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां वर्कप्लेस सिर्फ रोजी रोटी कमाने की जगह नहीं, बल्कि एक गरिमामय, सुरक्षित और इंक्लूसिव वातावरण होगा। एक जिम्मेदार नागरिक और प्रोफेशनल होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन नियमों को न सिर्फ कागजों पर बल्कि वास्तविकता में लागू करें, क्योंकि अंत में कानून उतना ही प्रभावी होता है जितना हम उसे मानते हैं। ओएस कोड ने हमें टूल्स दिए हैं, फ्रेमवर्क्स दिए हैं और अवसर दिया है अपने वर्क कल्चर को बेहतर बनाने का। आइए इस नए युग का स्वागत करें जहां सेफ्टी एक प्रायोरिटी नहीं बल्कि अ वे ऑफ लाइफ है। धन्यवाद। नमस्कार। भारत के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो देश की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। 21 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जिसने भारत के लेबर लैंडस्केप में एक नए युग का आगाज किया है। कल तक जो व्यवस्था 29 अलग अलग पुराने और जटिल कानूनों पर चल रही थी, आज वो 4 सशक्त, आधुनिक और प्रगतिशील लेबर कोड्स में समाहित हो चुकी है। क्या आप, आपका संगठन और आपका वर्कफोर्स इस नए युग के लिए पूरी तरह तैयार है? आज हम इसी महत्वपूर्ण बदलाव की गहराइयों को समझेंगे। स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए लेबर कोड्स के बारे में।
सदियों से हमारे लेबर लॉज एक फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप थे, एक भूल भुलैया जिसमें 29 अलग अलग एक्ट्स थे। इस पुरानी व्यवस्था ने न केवल बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस का बोझ बढ़ाया था, बल्कि वर्कर्स के अधिकारों को भी धुंधला कर दिया था। लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इन सभी को रैशनलाइज किया है। इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य दोहरा है। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना ताकि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, यानी हर श्रमिक को, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो या गिग इकोनॉमी में, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना। आज के इस सेशन में हम इन चारों कोड्स, कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, OSH कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का गहराव से विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये नियम आपके पेरोल, कंप्लायंस कैलेंडर और HR पॉलिसीज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। सेक्शन 1, द कोड ऑन वेजेस 2019, वेतन की नई परिभाषा। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिस पर यह नया ढांचा खड़ा है, द कोड ऑन वेजेस 2019। इस कोड ने 4 पुराने कानूनों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को रिप्लेस किया है। इस कोड का सबसे बड़ा और दूरगामी परिवर्तन है वेजेस यानी वेतन की नई परिभाषा। पहले अलग अलग एक्ट्स में वेजेस की डेफिनेशन अलग थी, जिससे एम्प्लॉयर्स और कोड्स के बीच अक्सर विवाद होता था। अब चारों कोड्स के लिए एक ही डेफिनेशन है। ध्यान दीजिए, इस नई डेफिनेशन के अंतर्गत वेजेस में 3 मुख्य घटक शामिल हैं: बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, DA, रिटेनिंग अलाउंस। इसके अलावा HRA, कन्वेयंस, बोनस, ओवरटाइम अलाउंस और अन्य अलाउंसेस को एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा गया है। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल कंप्लायंस पॉइंट है, जिसे हम 50% रूल कहते हैं। यदि एक्सक्लूजन लिस्ट वाले अलाउंसेस जैसे HRA, कमीशन इत्यादि किसी कर्मचारी के टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से अधिक हो जाते हैं, तो वो अतिरिक्त राशि यानी एक्सेस अमाउंट को वेजेस में वापस जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी 1 लाख रुपए है और उसके अलाउंसेस 60,000 रुपीज हैं, जो कि 50% से ज्यादा है, तो 10,000 रुपए को वेजेस माना जाएगा। इसका सीधा असर आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूशन पर पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स को अपने सैलरी स्ट्रक्चर या CTC मॉडल्स को रिव्यू करना होगा ताकि वो इस रूल का पालन कर सकें और अनावश्यक इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकें। इसके अलावा कोड ऑन वेजेस ने मिनिमम वेजेस को यूनिवर्सल बना दिया है। पहले ये केवल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट तक सीमित था, जो वर्कफोर्स का लगभग 30% था। अब हर एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, मिनिमम वेजेस का हकदार है। केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज निर्धारित करेगी और राज्य सरकारें अपनी मिनिमम वेजेस को इस फ्लोर वेज से नीचे नहीं रख सकती। ये वेज डिस्पैरिटी को कम करने में एक बड़ा कदम है। पेमेंट टाइमलाइंस पर भी सख्ती की गई है। यदि कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है या उसे रिमूव किया जाता है, तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी FNS उसके लास्ट वर्किंग डे के 2 दिनों के भीतर विदिन 2 वर्किंग डेज करना अनिवार्य है। ये HR डिपार्टमेंट्स के लिए एक ऑपरेशनल चैलेंज हो सकता है, इसलिए प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना आवश्यक है। सेक्शन 2, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सुरक्षा का नया कवच। अब हम आते हैं दूसरे स्तंभ पर, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कोड 9 पुराने कानूनों को मिलाकर बनाया गया है। इसका सबसे क्रांतिकारी कदम है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का इंक्लूजन। पहली बार भारत के कानून ने डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स को पहचान दी है। अब तक ये वर्कफोर्स लीगल ग्रे एरिया में थी। इस कोड के तहत इन वर्कर्स के लिए एक विशेष सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। इस फंड की फंडिंग के लिए एग्रीगेटर्स को यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% योगदान देना होगा। ये कंट्रीब्यूशन वर्कर्स को किए गए पेमेंट के 5% से अधिक नहीं हो सकता। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो मॉडर्न इकोनॉमी की रियलिटी को दर्शाता है। इस कोड ने ग्रेचुइटी के नियमों में भी एक गेम चेंजिंग बदलाव किया है। हम सब जानते हैं कि पहले ग्रेचुइटी के लिए 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी थी, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए इस शर्त को हटा दिया गया है। अब यदि कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर लेता है, तो वो ग्रेचुइटी का हकदार होगा ऑन अ प्रो राटा बेसिस। ये प्रोविजन एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एम्प्लॉइज को सुरक्षा। साथ ही ESIC का दायरा अब पैन इंडिया कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित था। अब अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट हैजार्डस इंडस्ट्री में है, तो वहां एक भी एम्प्लॉय होने पर ESIC मैंडेटरी होगा। सेक्शन 3, OSH कोड, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तीसरा कोड है OSH कोड 2020। ये 13 पुराने एक्ट्स को रिप्लेस करता है। इस कोड का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट्स की अनुमति। अब महिलाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। महिला एम्प्लॉय की लिखित सहमति यानी रिटन कंसेंट और एम्प्लॉयर को उनकी सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटीज की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। ये प्रोविजन IT, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है लीव
एलिजिबिलिटी में। पहले किसी वर्कर को साल में लीव लेने के लिए 240 दिन काम करना पड़ता था, अब इस लिमिट को घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वर्कर्स अब जल्दी लीव अर्न कर सकेंगे। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों में एक नई चीज जोड़ी गई है। 45 साल से अधिक उम्र के सभी एम्प्लॉयज के लिए साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स लाए गए हैं। उन्हें साल में एक बार घर जाने के लिए जर्नी अलाउंस यानी आने जाने का किराया दिया जाएगा, जो एम्प्लॉयर को बेयर करना होगा। सेक्शन 4 द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 औद्योगिक शांति। चौथा और अंतिम कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट को मिलाता है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव स्ट्राइक्स के नियम में है। अब किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। पहले ये नियम केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज तक सीमित था। इस नोटिस पीरियड का उद्देश्य ये है कि पार्टीज बातचीत और कंसिलिएशन के माध्यम से विवाद का समाधान निकाल लें और अचानक काम बंद होने से उत्पादन यानी प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। इस कोड ने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया है। इसका मतलब है कि अब एम्प्लॉयर्स किसी भी कैटेगरी के वर्कर्स को फिक्स्ड टर्म के लिए हायर कर सकते हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के। लेकिन शर्त यह है कि इन एम्प्लॉयज को परमानेंट एम्प्लॉयज के बराबर ही बेनिफिट्स जैसे वेजेस, आवर्स, अलाउंसेस देने होंगे। ये शैम कॉन्ट्रैक्टिंग को खत्म करेगा। एक और टेक्निकल बदलाव, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एप्लीकेबिलिटी अब उन एस्टैब्लिशमेंट्स पर होगी जहां 300 या उससे अधिक वर्कर्स हैं। पहले ये सीमा 100 थी। इससे कंपनीज को वर्कफोर्स मैनेजमेंट में लचीलापन मिलेगा। लेकिन रिट्रेंचमेंट के समय एम्प्लॉयर को वर्कर रीस्किलिंग फंड में कंट्रीब्यूशन देना होगा, जो रिट्रेंच्ड वर्कर के 15 दिनों के वेतन के बराबर होगा। पेनल्टीज और डीक्रिमिनलाइजेशन, इन सभी कोड्स में एक कॉमन थ्रेड है, डीक्रिमिनलाइजेशन। छोटी मोटी गलतियों और टेक्निकल लैप्सेस के लिए अब जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। इसकी जगह मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई गई हैं। एक बहुत ही सुविधाजनक प्रावधान है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अगर किसी एम्प्लॉयर से पहली बार कोई गलती होती है तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय एक निर्धारित जुर्माना यानी 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन भरकर उस अपराध को वहीं समाप्त कर सकता है। ये बिजनेस ओनर्स के लिए एक बड़ी राहत है और लिटिगेशन कॉस्ट को कम करता है। अब जब हमने इन कोड्स के तकनीकी पहलुओं को समझ लिया है तो आइए इसकी डीपर सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं। ये लेबर कोड्स केवल नियमावली का बदलाव नहीं है, ये एक मानसिकता का बदलाव है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि कंप्लायंस का मतलब अक्सर इंस्पेक्टर राज से डरना होता था, लेकिन नए कोड्स ने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट लाया है। अब इंस्पेक्टर का काम सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स को सही राह दिखाना और कंप्लायंस में मदद करना है। इंस्पेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, रैंडमाइज्ड और वेब बेस्ड बनाया गया है। ये बदलाव दर्शाता है कि भारत अब एक मैच्योर इकोनॉमी बनने की दिशा में है, जहां एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। कंप्लायंस अब एक चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। डिजिटलाइजेशन ने चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है। सिंगल रिटर्न फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स का प्रावधान एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को कम करेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डेटा छुपाना अब नामुमकिन होगा। एम्प्लॉयर्स को अपनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स को मजबूत करना होगा। महिला शक्ति का उदय, इन कोड्स का सबसे बड़ा विजय है महिलाओं का सशक्तिकरण। जब हम महिलाओं को नाइट शिफ्ट्स में काम करने की आजादी देते हैं, जब हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को सख्ती से लागू करते हैं और जब हम क्रैश की सुविधा को जेंडर न्यूट्रल बनाते हैं, तो हम दरअसल अपनी जीडीपी में एक ह्यूज पोटेंशियल अनलॉक कर रहे हैं। ये केवल एक लेबर रिफॉर्म नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्म भी है। सोशल सिक्योरिटी सबके लिए, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी नेट में लाना इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए वो डिलीवरी पार्टनर जो आपके घर खाना लाता है, आज तक उसके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था। आज इस कानून ने उसे एक पहचान दी है। ये दर्शाता है कि विकास का लाभ सिर्फ बोर्डरूम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क पर काम करने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। एम्प्लॉयर्स के लिए मेरा संदेश स्पष्ट है, इन बदलावों से घबराएं नहीं। हाँ, शुरुआत में ट्रांजिशन कॉस्ट हो सकती है, सैलरी स्ट्रक्चर्स बदलने पड़ेंगे, पॉलिसीज अपडेट करनी पड़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए फायदेमंद है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यूनिवर्सल कंप्लायंसेस आपको लिटिगेशन से बचाते हैं। एक खुश और सुरक्षित वर्कफोर्स ही एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये 4 लेबर कोड्स भारत के कर्मठ नागरिकों और उद्यमियों के लिए एक नया सवेरा है।
हमने देखा कि कैसे कोड ऑन वेजेस ने वेतन की परिभाषा को एकीकृत किया और 50% रूल लाया। हमने समझा कि कैसे सोशल सिक्योरिटी कोड ने गिग वर्कर्स और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सुरक्षा दी। हमने जाना कि OSH कोड ने वर्कप्लेस सेफ्टी और महिलाओं की भागीदारी को नए आयाम दिए। और हमने देखा कि कैसे IR कोड ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने का रास्ता आसान किया। ये हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां सत्य, सुरक्षा और सम्मान यानी ट्रूथ, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे वर्क कल्चर का हिस्सा होंगे। एक HR प्रोफेशनल, एक बिजनेस लीडर या एक कंप्लायंस ऑफिसर होने के नाते अब जिम्मेदारी आपकी है। आपको न केवल इन नियमों को समझना है बल्कि अपने वर्कफोर्स को भी एजुकेट करना है। उन्हें बताना है कि कैसे ये बदलाव उनके हित में है। ये परिवर्तन चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। एक ऐसा भारत जहां व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हर श्रमिक गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करेगा। इस नए फ्रेमवर्क को अपनाइए, कंप्लायंस को अपनी ताकत बनाइए और आइए मिलकर एक बेहतर कॉर्पोरेट इंडिया का निर्माण करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।